साथियों नमस्कार, केम छो मजामा कसा आहेत। सेक्शन 138 NI एक्ट या चेक बाउंस मैटर को लेकर आज एक महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके सामने लेकर आया हूँ। जब भी चेक बाउंस का मैटर होगा आपके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि करें क्या। साथियों, हम बड़े ही भोले जीव हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो वो व्यक्ति हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। अक्सर हमसे ब्लैंक चेक लिए जाते हैं सिक्योरिटी पेटे, और एक कहा जाता है कि तुम अमाउंट चुका देना और ये सिक्योरिटी पेटे चेक पड़े ही हैं, इससे ले जाना। और आप बगैर सोचे समझे खाली चेक को साइन करके जो कि सिक्योरिटी पेटे होते हैं वो परिवादी को सौंप देते हैं। अब परिवादी आपसे इंटरेस्ट भी क्लेम कर रहा है और उसको कोई अकाउंट्स फॉर भी जो है वो नहीं कर रहा है। जब आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करा तो ये परिवादी क्या करेगा? इंटरेस्ट, उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, अदर खर्चे, लीगल फीस सब जोड़ जुड़ा कर जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है उसका करीबन 4 या 5 गुना अमाउंट उस चेक में जो है भरेगा। उसके बाद उस चेक को बाउंस कराएगा, आपको लीगल नोटिस देगा और आप घबरा जाओगे। यूजुअली आपको यही एडवाइस मिलेगा, भाई कोई मतलब नहीं है जी, आप तो राजीनामा कर लो, अमाउंट छोटा मोटा देकर आपकी छूट जाओगे, जान बच जाएगी आपकी। ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि आपके साथ जास्ती हुई है, आपको हैरेस किया जा रहा है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा लड़ने के लिए। यदि आप नहीं लड़ोगे तो ये परिवादी या इस तरह के निकम्मे लोग आपका शोषण करेंगे, आपको मेंटली और फिजिकली जो है हैरेस करेंगे। आज मैं आपको वो दाव पे सिखाने वाला कि ऐसा हो भी गया है तो घबराने का नहीं। कुछ बिंदु को दिमाग में रखना है, उन्हें लेते हुए हिट करना है और डेफिनेटली आप केस को जीत जाओगे। एक मामला क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष एक परिवाद पेश किया कि किसी व्यक्ति ने जो मामले का अक्यूज्ड है, जिसको हम ए कह देंगे, मुझसे 9 लाख रुपए उधार लिए। 9 लाख रुपए उधार लेने के बाद मेरे को एक चेक दिया। ये चेक जो है वो बाउंस हो गया और उसके बाद मैंने नोटिस दिया। इसके बाद भी मुझे पेमेंट नहीं करा और अल्टीमेटली इसने सेक्शन 138 NI एक्ट का अपराध किया। इसे प्रोसिक्यूट करो, इसको जेल भेजो और मुझे जो है दुगनी अमाउंट या दुगनी राशि जो है वो दिलाई जाए। ये बकवास परिवाद यूजुअल परिवादी कोर्ट में पेश करते हैं और जिन्हें देखकर आपको ये डर लगता है कि हम इससे बचेंगे कैसे। आपको करना क्या है भाई? माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस तो करना है इस परिवाद का कि सबसे पहले अमाउंट क्या लेके चल रहा है, नंबर 2 पर्पस क्या लेके चल रहा है, नंबर 3 चेक को लेकर स्थिति क्या बताई गई है, नंबर 4 ट्रांजेक्शन्स को इनकम टैक्स में अकाउंट फॉर किया गया है या नहीं किया गया है, या एंटायर ट्रांजेक्शन अकाउंट फॉर हुआ है या नहीं हुआ है, और 5वीं बात लायबिलिटी अंडर द लॉ। ये 5 पॉइंट पर लेकर हमें अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना होगा। इस केस में क्या हुआ? अक्यूज जो है अपीयर हुआ। अक्यूज बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कहा भाई चेक तो मैंने दिया है, चेक में मेरे साइन भी है, चेक मेरे अकाउंट का है, तब भी परिवादी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि परिवादी ने इस केस को फाइल करते समय 6 बातें कोर्ट से छुपाई हैं, 6 मिस्टेक की है। और अगर ऐसी मिस्टेक आपके केस में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर होने वाली है। जो तर्क मैं बताने वाला हूँ आपके केस में काफ़ी काम आने वाले हैं। उसका तर्क नंबर 1 क्या था? रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द परिवादी। परिवादी का जो परिवार है ये BPL पर आधारित है कि इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास फंडिंग नहीं है, तो इतना रुपया लाए कहाँ से? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जिसका कोई जवाब जो है परिवादी नहीं दे पाया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अटैक की गई कि वास्तविक ट्रांजेक्शन क्या था और उसको घुमाकर किस तरह से मैनिपुलेट किया गया। परिवादी ने अपनी जिरे में ये स्वीकार किया कि ओरिजिनल ट्रांजेक्शन जो है वो 1 लाख का था, जिसके पेटे सिक्योरिटी चेक दिया गया। तो कोर्ट का कहना है कि जब ट्रांजेक्शन इनिशियली 1 लाख का था तो ये 9 लाख में कन्वर्ट कैसे हो गया, कहीं स्पष्ट नहीं है। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल कैपेसिटी को लेकर भी डाउट किया गया, जो मैंने पहले स्पष्ट किया गया। और तीसरा इसका अटैक था कि ये जो चेक है ये पार्टनरशिप फर्म का है, तो सेक्शन 141 NI एक्ट की पालना करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप फर्म को आपको अक्यूज बनाना पड़ेगा जो आपने बनाया ही नहीं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, एंटायर ट्रांजेक्शन को आपने इनकम टैक्स पे शो करा ही नहीं, जबकि परिवादी इनकम टैक्स असेसी था और उसने खुद एडमिट किया है। और इसके अलावा साथियों एक बात आप नोट कर लो कि इनकम टैक्स एक्ट भी ये कहता है, खासकर सेक्शन 269 SS की, जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं और वो ट्रांजेक्शन 20,000 से ऊपर का है तो आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। अकाउंट फॉर नहीं है, इट विल डेफिनेटली कास्ट अ सीरियस डाउट ऑन द जेन्युइननेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस। अटैक नंबर 5 कि जो भी आप फैट लेके चलने की, मैंने इसको चेक दिया या मैंने जो भी इसके पेटे जो है मैंने ट्रांजेक्शन्स करे हैं,
इनका लिंकिंग एविडेंस जो है टोटली मिसिंग है कि किन सर्कमस्टेंसेस में ये ट्रांजेक्शन हुए, कब हुए, कहाँ हुए, किसकी उपस्थिति में हुए, और इसके संबंध में कोई अफर्मेटिव एविडेंस जो है वो नहीं दे पाया। तो कोर्ट ने हेल्ड कर दिया जब आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई ट्रांजिटरी वैल्यू नहीं है, कोई कनेक्टिंग वैल्यू नहीं है, देन द अक्यूज कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। तो अल्टीमेटली इन सब बातों को देखते हुए कोर्ट ने, या हम कहें ट्रायल कोर्ट ने, अक्यूज को जो है वो दोषमुक्त करने का ऑर्डर किया। यहाँ परिवादी जो है माननीय उच्च न्यायालय में गया, उसका ये कहना यह कि ट्रायल कोर्ट ने सही चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं करा। वही घिसी पिटी बात, सेक्शन 118 और सेक्शन 139 का प्रिजम्पशन जो है मेरे पक्ष में है। कोर्ट को यह प्रिजम्पशन ले लेना चाहिए था, जब चेक देना वो मान रहा है, उसका एग्जीक्यूशन मान रहा है, तो वहाँ पर हम प्रिजम्पशन लेकर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोर्ट का यही कहना है कि भाई प्रिजम्पशन तब लूँगा जब आप बेसिक फैक्ट्स को प्रूव कर पाएँ। यहाँ पर बर्डन किसके ऊपर है साथियों? परिवादी के ऊपर। परिवादी को अपने फैक्ट्स को जो है प्रूव करना है। अगर परिवादी अपने फैक्ट्स को बियॉन्ड डाउट जाके प्रूव करता है तो ही कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा। यहाँ तो फाइनेंशियल कैपेसिटी, ट्रांजेक्टरी वैल्यू, किस तरह से उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी, किस तरह से चेक उसके हाथ में आया, और किस तरह से उसने पार्टनरशिप फर्म को पार्टी नहीं बनाया, जो कि 141 NI एक्ट का उल्लंघन है, ये स्पष्ट नहीं कर पाया। तो कोर्ट का कहना है जब बेसिकली जब प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर पा रही है तो हम प्रिजम्पशन ड्रॉ कैसे करें। तो समस्त तर्कों को खारिज करते हुए जो ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को एक्विट किया था, उस ऑर्डर को अपील किया गया, और कोर्ट ने ये फैसले में स्पष्ट कर दिया कि जब भी 138 में कोई परिवाद पेश किया जाएगा तो प्रिजम्पशन ड्रॉ करने से पहले परिवादी को ये स्पष्ट करना होगा कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उसके द्वारा कथित अमाउंट को इनकम टैक्स में शो किया गया है, उसके द्वारा अगर पार्टनरशिप फर्म सामने है उसे पार्टी बनाया गया है और उसे रॉबिन किया गया है। इसके अलावा उसको ये भी शो करना पड़ेगा कि उसके पास लैंडिंग कैपेसिटी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं ये जेन्युइन है, उसने कोई फैक्ट्स जो है वो कंसील नहीं करें। अगर ये बातें वो लेके चलता है तो ही सफलता परिवादी को मिलेगी। अदरवाइज जो इस तरह के बोगस परिवाद हैं या इस तरह के फर्जी परिवाद हैं, उन्हें किसी भी रूप में हम लीगली सस्टेन नहीं कर सकते हैं, एंड दे आर लायबल टू बी डिस्कार्डेड। तो कुल मिला के कितनी आसानी से कोर्ट ने इतने बड़े केस को जो है साफ कर दिया, इतने बड़े केस को जो है थ्रेश आउट कर दिया। तो यदि हम भी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं तो हमें घबराने का नहीं है। सबसे पहले परिवाद को एनालिसिस कर लें कि कितना बड़ा अमाउंट लेके चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, ट्रांजेक्टरी वैल्यूज़ क्या है, और अंतोगत्वा अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म से वो चेक गया तो पार्टनरशिप फर्म को पार्टी बनाया गया या नहीं बनाया गया। अगर लैगिंग रह जाती है तो परिवादी किसी भी रूप में सक्सीड नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली वो थ्रेश डाउन होगा और अपने केस को हार जाएगा। तो हमें घबराने का नहीं है, सिर्फ टेक्निकल बिंदुओं को लेकर हमें उसका सामना करना है और अपनी जीत को जो है वो सुनिश्चित करना है। तो साथियों, का टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको इनलाइटन किया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।